हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 39 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके और आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज से आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको क्या पढ़ना है वो मटेरियल आपको टाइमली मिलता रहेगा। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इसका 100% बेनिफिट मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो टेस्ट करवा रहे हैं सभी में 30 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में भी पेपर फर्स्ट में 30 क्वेश्चन ही आते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप जाके चेक कीजिए। लेट्स बिगिन। कोरोनिविया जॉइंट वर्क सीन इन न्यूज इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। जो कोरोनिविया है जॉइंट वर्क, ये टर्म अभी चर्चा में है। ये किस लिए चर्चा में और ये किससे एसोसिएटेड है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल सेशन हुआ है। स्पेशल सेशन किसके लिए हुआ है? वो जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पे एक स्पेशल सेशन डिस्कस हुआ है और उस सेशन का इंडिया ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है। वो सेशन क्या है? देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा। जो कोरोनिविया है जॉइंट वर्क, इसको पूछा जा सकता है कि जो ये कहाँ पे ये प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था या इस प्रोसेस को क्लाइमेट को टैकल किया जाएगा, उसके लिए ये चर्चा में किस कॉन्फ्रेंस में किया गया था? जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 23 हुआ था, कॉप 23, उसमें ये डिस्कस किया गया था। और ये कॉप 23 कहाँ पे हुआ था? ये फिजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिजी में हुआ था, वहाँ ये डिस्कस किया गया था। अब ये है क्या कोरोनिविया जॉइंट वर्क? ये जो डेवलप्ड कंट्री है ये खुद कुछ नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के अलावा, जबकि जो इंडिया को देख ले डेवलपिंग कंट्री, अभी हमारा ज़्यादा रोल नहीं है एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने में, और ये लोग टाइमली फंड भी नहीं देते हैं। तो जो कोरोनिविया जॉइंट वर्क है, ये कह रहे हैं लोग कि 6 टॉपिक डिस्कस हुए हैं इसमें। जो कॉप 23 था इसमें सजेस्ट किया था, और वही अभी स्पेशल सेशन बुला के यूएन का जो क्लाइमेट से रिलेटेड है उसमें 6 टॉपिक्स के बारे में कहा है कि आप सॉयल, न्यूट्रिएंट, वाटर, लाइव स्टॉक और जो मेथड्स हैं अडॉप्शन के, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और फूड सिक्योरिटी, इस डायमेंशन में क्लाइमेट चेंज पे फोकस कीजिए। ये 6 टॉपिक फोकस में रखे गए हैं। इंडिया ने इसका ऑब्जेक्ट इसलिए किया है क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनको इससे नुकसान होगा। और दूसरा ये है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें ना तो एक जैसी सॉयल है, ना एक जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ना वाटर एक जैसा, लाइव स्टॉक या जो इकोनॉमिक सोशियो कंडीशन है, फूड सिक्योरिटी, सभी जब ये 6 चीज़ें सारी पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट है तो फिर ये सभी पे एक साथ एक जैसे अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि सब जगह की सॉइल अलग अलग है, क्लाइमेट अलग है। इंडिया ने इसका ऑब्जेक्शन किया है। तो जो कोरोनिविया जॉइंट वर्क है ये एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर से, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉप 23, फिजी, कोरोनिविया जॉइंट वर्क, एग्रीकल्चर और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये टर्म आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए, मैं बार बार आपको हर टेस्ट में एक चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हम ऑप्शन पे जाते हैं सीधा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है। फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979। देखिए, जो पहला वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था ये हुआ था 1979 में, फरवरी 1979 में। 12 और 12 to 23 फरवरी, 12 से 23 फरवरी 1979 में पहला वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये जिनेवा में हुआ था। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, वहाँ पे हुआ था ये। तो ये ऑप्शन सही है। फर्स्ट अर्थ समिट, पहला अर्थ समिट एजेंडा 21, ये सही है। पहला अर्थ समिट है, इसका क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था एग्जाम में। और उससे पहले है जो
अर्थ समिट +5 था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इस तरीके का एक कभी 2 कभी 3 भी आते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप सीरियसली कीजिएगा। और पहला जो अर्थ समिट है ये कहाँ पे हुआ है? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान तैयार हुआ था यूनाइटेड नेशन का, किसके रिगार्ड में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1992 में हुआ था और इसी को बोला जाता है एजेंडा 21। ये सही है। अर्थ समिट +5, अर्थ समिट +5। अब देखिए अर्थ समिट पहला कहाँ हुआ? 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। तो +5 का मतलब हुआ 1997 में ये हुआ है, और इसी को बोला जाता है अर्थ समिट +5। ये 1997 में हुआ है, ये सही है। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग है जो ये एक रेस्पॉन्स है एक्चुअली, जो एडॉप्ट किया गया था जापान में। कार्बन ट्रेडिंग है, ये कब एडॉप्ट किया गया था? 1997 में जापान में एडॉप्ट किया गया था। और ये 1997 में जापान में जो हुआ था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं था, ये क्योटो प्रोटोकॉल था। कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल था। और इसमें था कि जो 38 इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है उनको उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करना होगा, उससे रिलेटेड था क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। इनकरेक्ट है डी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक नहीं करते हैं, देखिए आप लोग लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। पंचायती राज का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए फंडामेंटल राइट्स पंचायती राज नहीं है, प्रियम्बल प्रस्तावना नहीं है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का भी जरूर पढ़िएगा आप, आर्टिकल 12 से और 35 तक है ये, ऐसा कुछ है, देख लेना आप, ये अच्छे से पॉलिटिकल लेक्चर में करवा रखे हैं। जो पंचायती राज है आपने पढ़ा होगा कि जो 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक्ट है, वो पंचायती राज और महिलाओं को विमेंस के लिए जो रिजर्वेशन है उससे एसोसिएटेड है। तो ये ध्यान में रखना आपको, पंचायती राज का 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ISDN स्टैंड्स फॉर, एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है एग्जाम में, जो सिलेबस है आपका, ISDN स्टैंड्स फॉर। ये है ISDN एक्चुअली क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन सेट है। कम्युनिकेशन सेट क्या होता है? जैसे कोई डिजिटल ट्रांसमिशन है, अभी जैसे बात कर रहे हैं तो वॉइस ट्रांसमिशन हो गया, कोई आपको जैसे PDF सेंड करते हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, तो क्या हो गया? ये ट्रांसमिशन हो गया, डेटा ट्रांसमिशन। आपको टेलीग्राम पे वीडियो सेंड करते हैं, वो क्या हो गया? वीडियो ट्रांसमिशन हो गया। वॉइस ट्रांसमिशन मोबाइल पे बात करते हैं, तो ये एक सेट ऑफ ट्रांसमिशन है, डिजिटल ट्रांसमिशन है, या एक सेट ऑफ ट्रांसमिशन है, या डिजिटल सर्किट है, ये कह सकते हैं। और ये क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप थ्रोली टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, फिर आपको कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। इससे आप है जो अपना इजीली स्कोर अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम में 25 तक इजीली पहुंच सकते हैं। फ्री ट्रेड जोन इज 1। फ्री ट्रेड जोन, अभी फ्री ट्रेड की चर्चा है पूरी दुनिया में, सभी देश चाहते हैं इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। और आपने देखा होगा लिज ट्रस्ट वो बदल दी गई, क्योंकि वो उसने डिले किया, इकोनॉमी नहीं संभल पाई ब्रिटेन की। अभी ऋषि सोनाक आए हैं, ये भी यही फ्री ट्रेड की बात की इन्होंने इंडिया के साथ कि हम उसको प्रायोरिटी देंगे। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी ट्वीट किया था कि इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड है वो पास हो गया है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, अब जल्दी वो इंडियन कैबिनेट में पास हो जाएगा। तो ये फ्री ट्रेड सभी चाहते हैं इंडिया के साथ, या इंडिया भी चाहता है। इसमें क्या होता है? 2 चीज़ें फ्री ट्रेड में क्या होता है, एक तो जो बैरियर होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो नहीं रहता है। ये 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रियों के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स हैं वो नहीं रहते। जैसे सपोज कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, कस्टम एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है इसमें। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो दोनों देशों की, या 3 देश हैं
तो उन देशों की कस्टम एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है और वो स्मूथली शिप हो जाता है, हैंडल हो जाता है, मैन्युफैक्चर, रिकॉन्फिगर, री एक्सपोर्ट इजीली हो जाता है, क्योंकि उसमें ये एजेंसीज का रोल नहीं रहता है। कई बार एजेंसीज का रोल पॉजिटिव रहता है, कई बार नहीं भी रहता है। तो उम्मीद है ये आपको आइडिया हो गया होगा। इसमें दो चीजें, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन जो है ये होता है इंडस्ट्रीज आर फ्री फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज एंड प्रोड्यूस फॉर एक्सपोर्ट्स। और इसमें दूसरा क्या होता है, बैरियर्स। आपको ध्यान रखना है कि जो बैरियर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, और एजेंसीज जो हैं कस्टम वो नहीं इन्वॉल्व होती है। मैच करना है दोनों को, इधर इंस्टीट्यूट है और ये सिटी है। ये इंस्टीट्यूट किस सिटी में लोकेटेड है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देखिए ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इनको सीरियस लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन बिना वजह नहीं करवाया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली करवाइए, दिल्ली करवा के और यहाँ पे क्वालिटी डाउन नहीं करनी है, मैं दिल्ली करवा सकता हूँ। यहाँ पे टेस्ट हिस्ट्री में लगभग मोर देन 5 लाख क्वेश्चन है, हर पॉलिटी हिस्ट्री में लाखों क्वेश्चन है, तो यहाँ दिल्ली करवा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको गुमराह करने का, क्योंकि टू द पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही करवाता हूँ। मैंने पिछली बार भी वही करवाए हैं और पिछली बार भी अच्छा स्कोर रहा है बच्चों का, और इस बार उससे भी ज़्यादा रहेगा। फॉरेस्ट रिसर्च इसलिए दिल्ली नहीं करवाते हैं क्योंकि क्वालिटी नहीं रहेगी, जो आपके एग्जाम के लिए नहीं है, तो फिर तो दिल्ली तो आप भी पढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर। देखिए इंडिविजुअल भी एक एक सिंगल लाइन में भी पूछे जा सकते हैं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो देहरादून। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये झांसी में है। सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये जोधपुर में है राजस्थान में। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, नई दिल्ली आपने सुना होगा। सो फर्स्ट में आएगा, थर्ड, देन फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा देखते हैं। सेकंड बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। कोई भी क्वेरी आप जरूर पूछिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, इस पे आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। Whose main aim was to uplift the backward classes, जो सोशली इकोनॉमिकली या बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इनमें से किसका मेन एम था? देखिए जो सोशली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए सत्य शोधक समाज, ये इससे इनका मेन एम ही यही था, टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड सोसाइटी। सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने की थी। इसकी स्थापना कहाँ की थी? पुणे में की थी, महाराष्ट्र में। कब की थी? सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। किस पर्पज से की थी? एजुकेशन, सोशल राइट्स, पॉलिटिकल एक्सेस मिले, जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है उनको फोकस मिले, स्पेशली विमेंस, पीजेंट, दलित, इनको महाराष्ट्र में अपलिफ्टमेंट मिले, इसके लिए ये शुरू किया था ज्योतिबा फुले ने। बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज हैड हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री? ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, तो आपको हर महीने अपडेट रहना है। और वैसे भी आपके एग्जाम से एक वीक पहले तक का तो मैं खुद अपडेट करवा दूंगा आपको ये, तो इसलिए आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। ये वेरिएबल है इसीलिए कह रहा हूँ अपडेट रहने का। देखिए इंडिया ने 2022 का जो टारगेट सेट कर रखा है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 175 गीगावाट का सेट कर रखा है। और अभी जो आज का देखें, अभी का आज का तो नहीं है कंफर्म, लास्ट मंथ तक का है, तो उसमें इंडिया लगभग 25 या 30 गीगावाट शॉर्ट चल रहा है। तो होपफुली हो सकता है दिसंबर तक या जनवरी में ये टारगेट अचीव कर ले इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया का टारगेट है कि 100 गीगावाट तो सोलर का ही होना चाहिए, गीगावाट सोलर का ही होना चाहिए।
अब सबसे ज़्यादा किसका है? अभी सोलर का अप्रोक्सीमेट 65 गीगावाट के अराउंड है सोलर का, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें है वो है सोलर का, उसके बाद विंड का है। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको टाइम टाइम पे अपडेट करवाते रहेंगे। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स सीन इन न्यूज इज गिवन बाय, ये जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? ये किस से रिलेटेड है, किस बारे में है ये इंडेक्स? इसमें जो है लगभग 131 कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, वो 131 इकोनॉमी है बड़ी, उनका मैप या नेटवर्क बेस, इनका डेटा या इनकी क्या पोजीशन है वो बताई जाती है इसमें। और इसमें 4 पॉइंट को मेन फोकस रखा जाता है जब ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। वो 4 पॉइंट है: टेक्नोलॉजी, वहाँ के लोग, गवर्नेंस कैसा है वहाँ पे, और दूसरा कि उस गवर्नेंस का इम्पैक्ट क्या है। उस बेस पे ये चीज़ें तैयार होती है। अभी इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है और गवर्नेंस कंटिन्यूटी में है। लास्ट 8 ईयर 10 ईयर कुछ अराउंड 8 ईयर से तो कंटिन्यूटी में है गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नेंस भी है, उसका इम्पैक्ट भी है, और लोग हैं अब अवेयर हो चुके हैं, एजुकेशन लेवल भी बढ़ चुका है। इसीलिए इसी का रिजल्ट है कि इंडिया ने यहाँ पे 6 पोजीशन का जंप लगाया है पहले के बजाय। और अब जो इसकी रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें इंडिया की पोजीशन 61 नंबर पे है। ये कौन जारी करता है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, ये इसको जारी करता है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट ये क्या है? ये एक रिसर्च और एजुकेशनल बेस इंस्टीट्यूट है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। ये मशीन दैट लिंक्स टू नेटवर्क्स यूजिंग टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इज नॉन एज, देखिए कोई मशीन है जो दो नेटवर्क को, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज करके दो नेटवर्क को जो लिंक कर रही है, उसको क्या बोला जाता है? इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक सर्वर होता है, या यूं कहें एक नेटवर्क नोड होता है। नेटवर्क नोड होता है और वो क्या करता है? सर्व करता है कनेक्शन। ये कनेक्शन सर्व करता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का कनेक्शन सर्व करता है ये, इसी को बोला जाता है नेटवर्क नोड। और ये क्या करता है? ये अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल फॉलो करता है, ये अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल फॉलो करता है, लेकिन एक इस पॉइंट को ये दोनों नोड प्रोवाइड करवा रहे हैं, लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी को बोला जाता है गेटवे। इसी को गेटवे बोला जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द, देखिए मियावाकी जापानीज टर्म है ये मेथड, और ये किसके लिए वेल नोन फॉर? अभी आपने देखा होगा कि जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नए रोड वगैरह बनते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे सिटी में बने या हाईवे पे बने, तो वहाँ पे बीच में रोड के यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटेशन किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं 4-5 रो में, 2 रो 3 रो 4-5 रो में ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं, और रोड की साइज पे डिपेंड करता है, चाहे हाईवे हो या सिटी के अंदर हो। वो मेथड है मियावाकी मेथड है। और मियावाकी मेथड ये क्या, किस लिए लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं ताकि जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ये लगाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। डी इसका करेक्ट आंसर है, छोटे छोटे मिनी फॉरेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनकरेक्ट कौन सा है, करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बिसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गोपदार। देखिए जो इंडिपेंडेंट है
ये सारे न्यूज़पेपर है, मैं आपको बता दूं, ये मैंने करवाए हुए हैं। हिस्ट्री की क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, 4-5 लेक्चर हैं, वो आप ज़रूर चैनल पे जाके देखिए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाएंगे, सारे वीडियो एक जगह अवेलेबल हैं, या चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है UPHSC 2022 का, उसमें देखिए मिल जाएगा। 4-5 मिनट सर्च करेंगे या चैनल पे सर्च कर लीजिए UPHSC हिस्ट्री, वो मिल जाएगा। BR अम्बेडकर का इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है। ये इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर इलाहाबाद से पब्लिश होता था। ये इलाहाबाद था, जो वहाँ से, जो अभी तो प्रयागराज है, इलाहाबाद से पब्लिश होता था। ये शुरू किया था 1919 में। किसने शुरू किया था? मोतीलाल नेहरू ने। ये BR अम्बेडकर का नहीं है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। देखिए ये उल्टा है थोड़ा। जो केसरी न्यूज़पेपर है, ये बाल गंगाधर तिलक है, 2 न्यूज़पेपर निकालते थे, एक केसरी और एक मराठा। जो केसरी न्यूज़पेपर है वो निकालते थे ये मराठी में, और जो मराठा न्यूज़पेपर है उसको निकालते थे ये इंग्लिश में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, केसरी मराठी में निकालते थे ये, और मराठा जो न्यूज़पेपर है उसको इंग्लिश में निकालते थे। ये 2 बाल गंगाधर तिलक पब्लिश करते थे न्यूज़पेपर। एनी बिसेंट न्यू इंडिया, ये सही है। दादा भाई नारोजी, ये सही है। ए इनकरेक्ट है, ए इसका आंसर होगा। आपको यूजफुल लगते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। द वर्ड एक्चुरीज इज रिलेटेड टू, एक्चुरीज इज रिलेटेड टू, देखिए क्या होता है, ये टर्म का बताते हैं कि ये एक एक्सपर्ट पर्सन होता है। किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स। उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है कि सपोज कोई रिस्क आ गया, उस फील्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो उस क्राइसिस के लिए असेस करना, उसको एस्टिमेट करना और उस पर एक्ट करने का जो एक प्लान तैयार करना, उसको बोला जाता है एक्चुरीज। ये टर्म किस में है? अभी जो ज़्यादा यूज होता है, ये टर्म यूज होता है इंश्योरेंस बिजनेस में। Which one of the following statements is not true for laterite soil? They are the soil of humid tropical regions. Humid tropical, देखिए laterite soil जो है, इसके कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं laterite soil के। laterite soil के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये हाई आयरन कंटेंट होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड है वो हाई होता है इसमें, लेटराइट सोयल जो होती है उसमें। दे आर द सोयल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, ये सही है। दे आर हाईली लीच्ड सोयल, ये सही है, क्योंकि लेटराइट सोयल क्या होता है, ये सोयल है जो दोनों होती है, रॉक टाइप, और ये आयरन और एल्यूमिनियम दोनों में ही रीच होती है, आयरन और एल्यूमिनियम दोनों में ही रीच होती है। हॉट और वेट दोनों जो ट्रॉपिकल कंडीशन है उसके लिए है ये सोयल। ये भी सही है। देयर फर्टिलिटी इज लो, ये सही है। दे आर रिच इन लाइम, ये सही नहीं है, ये रिच लाइम में नहीं होती है। दे आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। Which of the following places in India are part of the natural heritage under UNESCO designated World Heritage Sites? देखिए इनमें से बताना है कि इंडिया में कौन सी नेचुरल हेरिटेज साइट की बात हो रही है। मैं पहले एक चीज़ क्लियर करूँ आपको, नेचुरल, ये जो यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को डेजिग्नेटेड जो हेरिटेज साइट है वो 3 कैटेगरी में होती है। इनकी 3 कैटेगरी है। 3 कौन सी कैटेगरी है? नेचुरल, दूसरा कल्चरल, और तीसरा हो गया मिक्स्ड। ये 3 कैटेगरी है, नेचुरल, कल्चरल और मिक्स कैटेगरी। इन 3 कैटेगरियों में साइट डेजिग्नेटेड होती है। अभी 2022 में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, जिसमें से जो 32 साइट है, 32 कल्चरल हेरिटेज साइट है, और 7 जो साइट है, 7 साइट है वो नेचुरल हेरिटेज साइट है,
और एक साइट है वो मिक्स्ड साइट है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट पूछा है जो वेस्टर्न घाट है, नेचुरल पूछा है तो वेस्टर्न घाट नेचुरल हेरिटेज साइट है, ये सही है। रिवर आइलैंड ऑफ माजुली, ये रिवर आइलैंड ऑफ माजुली जो है ये नेचुरल हेरिटेज साइट नहीं है। कायबुलाम जो कंजर्वेशन एरिया ये नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स ये भी नेचुरल हेरिटेज साइट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1 और 4 आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझा दूं, इसमें से पूछा जा सकता है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए जो 7 नेचुरल साइट है वो कौन सी है, ये 2014 में बनी है। कौन सी? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया ये है। दूसरा जो है ये 1985 का में बना है एक काजीरंगा। तीसरा 1985 का ही है, ये कौन सा है? केवलादेव, भरतपुर राजस्थान, काजीरंगा आसाम। जो चौथा है मनास, ये भी 1985 का ही है, आसाम, मनास वाइल्ड लाइफ। और जो फ्लावर्स वैली का बताया, वैली ऑफ फ्लावर्स या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क या नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये है 1988 और 2005। ये उत्तराखंड में है नंदा देवी या वैली ऑफ फ्लावर्स। एक है सुंदरवन नेशनल पार्क, 1987 का सुंदरवन नेशनल पार्क है। और वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ये 2012 में डेजिग्नेटेड हुआ है। ये टोटल 7 नेचुरल साइट्स मैंने आपकी बताई है। जो 32 कल्चरल साइट है वो आपको जरूर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो एक मिक्स्ड साइट बताई है मैंने आपको, वो मिक्स्ड साइट कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैच करना है इंडस्ट्री और सेंटर। करेक्ट पूछा गया है, मैच करना है कि कौन सी इंडस्ट्री कहां पे लोकेटेड है। जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहां पे है? ये जेके नगर में है। कॉपर इंडस्ट्री कहां पे है? कॉपर इंडस्ट्री मलांजखंड में है। जिंक इंडस्ट्री की बात करें ये टुंडू में है। और जूट इंडस्ट्री है ये भटपारा में है। ये सारे ही अभी पिछले 1-2 महीने से चर्चा में है इंडस्ट्रीज, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, यह आपको पॉलिटी की क्लास में देख लीजिएगा, पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी, उसमें सब बता रखा है आपको ये सब। अब ये कहाँ से लिया गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया हमने जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। न्याय का पुनर्वालोकन कुछ ऐसा होता है। वाज द एडिटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी पेपर वंदे मातरम, ये जो न्यूज़पेपर है इसके एडिटर कौन थे? ये जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है इसके एडिटर थे विपिन चंद्र पाल। इसमें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि ये सब ऑलरेडी हिस्ट्री की क्लास में बहुत अच्छे से करवाए जा चुके हैं एक एक चीज़। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ड्यूटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस में है? आर्टिकल 51A में। आर्टिकल जो है 36 to 51 ये क्या है? डीपीएसपी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपको उम्मीद है सब तो पढ़ लिया होगा आपने, लेकिन जो मूलभूत ये जो
कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आर्टिकल 51A में है। सी इसका करेक्ट आंसर है। रेजांगला पास रिसेंटली सीन इन न्यूज इज बिटवीन, ये क्वेश्चन है, आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है, करवाया भी है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभी रिसेंटली ये है, कहाँ पे है रेजांगला, अच्छे से समझाया है आपको कि जो इंडियन और चाइनीज ट्रूप के बीच में बैटल हुआ था अभी ये ईस्टर्न लद्दाख में, जो रिज है चुशुल वैली वहाँ पे। तो एक ये है इंडियन जो एडमिनिस्टर्ड लद्दाख है, और जो चाइना का एडमिनिस्टर्ड स्पेंगुर लेक बेसिन है वहाँ पे है ये। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अभी किसी थर्ड ग्रेड एंटरटेनर ने इसी को लेके, गलवान को लेके भी कुछ कोई कमेंट किया है। इन लोगों को पब्लिसिटी के लिए ऐसे ड्रामे आते हैं। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये क्या है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और ये कौन पब्लिश करता है? ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये अंकटाड है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो पब्लिश करता है इसको। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपका काफ़ी इजी हो जाएगा प्रोसेस है, आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, कोई बुक वगैरह और ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में कौन सी नदी? देखिए ये ज्योग्राफी में आपको करवा चुके हैं। ये 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग जो 5 प्लेस हैं, और इनमें से जो 5 रिवर्स हैं ये कौन सी रिवर किस प्रयाग को जोड़ती है, किस प्रयाग को रिवर मर्ज करती है, वो आपको देखना है, पढ़ना है। पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, जैसे विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग का जो अलकनंदा भागीरथी रिवर मर्ज होती है, और देव प्रयाग में ही रिवर गंगा, इनके मर्ज होने से ही रिवर गंगा देव प्रयाग में, इसीलिए ये बाकी है। पिंडर रिवर, नंद प्रयाग, विष्णु रिवर, ये सब पढ़िएगा आप अच्छे से। इसका जो करेक्ट आंसर है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में कौन सी रिवर है? ये मंदाकिनी रिवर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन आर एन एंटिटी इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। मैरिज, डिवोर्स एंड अडॉप्शन, ये जो अभी चर्चा चल रही है ये इसी का ही पार्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी के अलग अलग मैरिज के रूल हैं, डिवोर्स के हैं, अडॉप्शन के हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब है इसी में ये कवर हो जाएगा, सबके लिए इक्वल हो जाएगा जो ये रहेगा। आज कोर्ट में है जो किसी केस को लेके जाते हैं, फैमिली केस को, कि डिवोर्स वगैरह या मैरिज का स्पेशली, तो कोर्ट उस पर है जो, अब उनका एक तो रिलीजन आ गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये एक यूनिक हो जाएगा इस, और ये चर्चा में भी रहता है थ्रू आउट, इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। ये किस में आता है? ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये लिस्ट क्या होती है? जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं। तो आप अभी ये जो यूसीसी क्या है, ये गोवा में है, काफ़ी टाइम से है, बाकी अभी नहीं है कहीं भी ये देश में। चर्चा जरूर होती है कई बार इलेक्शन के टाइम पे, कई बार बिना इलेक्शन के भी। व्हाट आर द किंगरी विंगरी नीतिमाना? किंगरी विंगरी और नीतिमाना ये क्या है? ये पासेज हैं, दर्रे हैं उत्तराखंड में। अभी कोई प्लेन वगैरह का वहाँ इंसिडेंट हुआ था तो ये चर्चा में थे। यूजिंग कोल, नेचुरल गैस और ऑयल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीट और ट्रांसपोर्टेशन रिलीज CO2 into the atmosphere. The daily CO2 emission make up the carbon footprint. In which year was the Water Pollution Prevention and Control Act enforced? देखिए वाटर पोल्यूशन
या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, और कई बार तो डायरेक्टली ईयर पूछ लिया जाता है बायोडाइवर्सिटी का, एनवायरनमेंट का, वाटर पोल्यूशन का, तो ये हमें ध्यान में होने चाहिए। ये 1974 में एनफोर्स हुआ है, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये जो ग्रीन मफलर है ये एसोसिएटेड विथ नॉइज पॉल्यूशन। सी इसका करेक्ट आंसर है। नागालैंड माउंटेन्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली बैरन माउंटेन मेनली ड्यू टू, नागालैंड माउंटेन्स ये आर बिकमिंग बैरन माउंटेन्स, किसकी वजह से ये डे बाय डे बैरन माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बैरन माउंटेन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं नागालैंड माउंटेन्स? इसकी वजह है, देखिए ये है इसका करेक्ट आंसर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि आपने एक सीजन में, 2 सीजन में किसी पर्टिकुलर लैंड पे एक खेती कर ली एग्रीकल्चर, अब 1-2-3 सीजन के या 1-2 सीजन के बाद आप इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये फर्टाइल नहीं रहता है लैंड, और आप दूसरे किसी लैंड के पार्ट पे जाकर यही एग्रीकल्चर जो ये आपने यहाँ पैदा किया था उसी को यहाँ पे करते हैं, और ये फर्टाइल नहीं रहता है। जब ये वापस नेचुरली फर्टाइल होता है, नेचुरल वनस्पति यहाँ उगती है, तब वापस आप इस पे आते हैं, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और यही वजह है जो नागालैंड माउंटेन्स आर इंक्रीजिंगली टुवर्ड्स बैरन माउंटेन्स। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये कंट्रीज सेड टू बी ए डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप का अभी सिंपल सा एग्जांपल है कि जब इतना आप पे लोन हो जाए, कर्जा हो जाए कि उसका जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने के लिए भी आपको एक और लोन लेना पड़े, उसी को डेब्ट ट्रैप कहते हैं। सपोज एक लोन लिया है, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसका जो इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा हो गया कि उसका पे नहीं कर पा रहे हैं, उसका पे करने के लिए आपको एक और लोन लेना पड़े, उसी को डेब्ट ट्रैप कहते हैं। और इसका करेक्ट आंसर आएगा बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। शिवसमुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, शिवसमुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है मंड्या डिस्ट्रिक्ट? कर्नाटका में। किस जगह पे है ये? ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी या कावेरी, यहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर आएगा कर्नाटका। उम्मीद है ये टेस्ट आपको यूजफुल लगेगा, आगे भी करवाते रहेंगे रेगुलर। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो इसका लिंक मिल जाएगा टेस्ट का। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।